हाँ, जी, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल। न्यूज़ में भी देख रहा था लाइक गुजरात से 108 फीट की अगरबत्ती गई है, नेपाल से एक शिला पत्थर गया है, तो वैसे ही हमारे उत्तराखंड से तो ये गाइस चीज़ मैं गई है। आपको बता देता हूँ, मैं हाँ, खुद नहीं बताऊंगा, मैम आपको बताएंगी कि हमारे उत्तराखंड से क्या गया है। तो मैम हाँ, सो हम्म, जब ये डिसाइड हो गया कि राम मंदिर बनेगा, हम्म, और मैंने भी लिखना उस टाइम पे शुरू ऑफिशियली ऐसे लिखना उस टाइम पे शुरू ही किया था। तो अच्छा। ये दोनों ही जने जुबिन और सुमित मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जुबिन और सुमित दोनों ही बैठे थे वहाँ पे, हम्म, और जब मैं लिख रही थी तो ऐसे ही मैंने एक लाइन लिखी थी। मैंने कहा यार, लड़कियां औरतें जो होती हैं वो बड़ी परफेक्ट इमेज रखती हैं लोगों की ज़िंदगी में, उनको गलती करने की इजाज़त नहीं होती है। हम्म, तो मैं उससे डिस्कस करी थी, मैंने ऐसी एक लाइन लिखी थी कि करती हूँ मैं भी गलतियाँ, मैं भी कुछ गलत हूँ, कुछ हूँ तुम्हारे जैसी तो क्या अगर अलग हूँ। हम्म। तो उसने बोला कि बहुत अच्छा है, लेकिन एक काम कर, राम मंदिर बन रहा है उस पर कुछ क्यों नहीं लिखती है। सो इट वॉज बेसिकली सुमित हु केम टू मी विद दिस आइडिया कि राम मंदिर पे कुछ लिख दे, एंड देन दिस वॉज बॉर्न, और फिर हमने ये गाना लिखा। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हल्के हैं क्या टॉक्स में, जो कि आज हमारा एक नया एपिसोड शूट होने वाला है। और आज पहला एपिसोड है हमारा जो कि स्पॉन्सर्ड है वुडीफाई भारत की तरफ से। तो मैं योगेश भाई को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमारा ये एपिसोड पूरा का पूरा स्पॉन्सर किया हुआ है। थैंक यू योगेश भाई। तो आज की शुरुआत मैं एक छोटी सी पंक्ति से करूँगा। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। क्या क्या बात बात है, है। क्या बात है, क्या बात है। तो गाइस आज हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं और देहरादून में आई थिंक सब जानते ही हैं उन्हें, और डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्राची खंडवाल। बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हल्के का शुक्रिया टॉक्स में। बहुत बहुत। नमस्कार तो मैम। नमस्कार। शुरुआत ये कि अपने बारे में कुछ भी 2 लाइन में आप बताएं अपने बारे पहले तो आपकी शायरी बहुत खूबसूरत थी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू और मैम। अपने लाइन में अपने बारे में हम क्या कहें, हम्म, हाँ, कुछ इस तरह से सुनिएगा कि टूटे हुए दिल को और जलाना पड़ता है, क्या- टूटे हुए दिल को और जलाना पड़ता है, खुद को न जाने कितनी बार खाक से उठाना पड़ता है, और परवाना तो जलता है शम्मा के लिए एक बार, कलाकार वो होता है जिसे हर बार अपनी राख से उठ के वापस आना होता है। क्या बात तो है, हम क्या बात है, क्या कलाकार हैं। बात है मैम, क्या बहुत बात बढ़िया, है, बहुत बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम बस कलाकार हैं। कलाकार, अच्छा, आर्टिस्ट है मैं बहुत। आर्टिस्ट है। तो आप मैम प्रॉपर देहरादून से हैं? जी, हम बिल्कुल देहरादून वाले हैं। पले अच्छा। बड़े यहीं, स्कूलिंग मेरी सेंट थॉमसेस से हुई है। अच्छा। और पिताजी की कृपा से डॉक्टर की डिग्री है मेरे पास, अच्छा। इसीलिए आपने कहा डॉक्टर प्राची कंटवाल। आई एम अ हाँ जी। डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। मेरे हस्बैंड भी एक डॉक्टर हैं जिनका अपना अस्पताल है, तो ब्रेड पे बटर उधर से आ जाता है, और बाकी कला की सेवा हम कर ही लेते हैं। क्या बात है। तो मैम लाइक ये जर्नी, आप लाइक डॉक्टर थे और पोइट्री हैं जी, हैं। है सॉरी है सॉरी है आप, और पोइट्री का शौक आपको बचपन से ही था या? लिखने का शौक मुझे डेफिनेटली बचपन में था, हम्म, बचपन से ही था। और जैसे कि कहते हैं कि वो कह रहे हैं कुछ कहो, हम सोचते हैं क्या कहें, ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे जुमले आते ही रहते थे। ऊपर वाले का कुछ मेहर है, सरस्वती की कृपा है कि धारा प्रवाह लिख लेते हैं। लेकिन शुरुआत की ज़िंदगी, मेरी शादी जल्दी हो गई, फिर अच्छा। बहुत जल्दी बेटा, 12 साल का बेटा है मेरा, क्या और 3 साल की बिटिया रानी है मेरे पास क्या एक। बात है। लेकिन जब कोविड आया तो जैसे सब कुक बन गए, कोई आर्टिस्ट बन गया, कोई पेंटर बन गया, तो शायद उसी समय मैं भी एक कवित्री बन गई। ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं, एक एला, एक सुमित। दोनों ने ही काफ़ी इनकरेज किया कि जब लिखती ही हो और कुछ भी नहीं कर रही हो तो सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दो, शायद कुछ बेहतर हो जाएगा। वहाँ से कहीं जाके इस चीज़ की शुरुआत हुई, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। आज काम करते करते 11-12 महीने हो चुके हैं मुझे, और लिखते लिखते तो मुझे लगता है कि जब से सोचती हूँ तब से लिख ही रही हूँ। तो ये कोविड के टाइम पे आपने कोविड के टाइम पे ऑफिशियली हमने इसे करना शुरू करना किया, शुरू मतलब करा हमने आपने? अपने हैंडल्स बनाए, हाँ। उनमें धीरे धीरे पोइट्री डालना शुरू किया। मेरी बेटी है 3.5 साल की, तो आप ये समझिए कि वही मेरे साथ, वही अपने साथ मेरी ज़िंदगी में कविताओं को लेकर आई, क्या बात है। ऑफिशियली लेकर आई। और बस तब से हम लिख रहे हैं, डाल रहे हैं, स्टेज शोज, एंकरिंग, कुछ कुछ चीज़ें जैसे जैसे आती रही वैसे वैसे हम करते रहे। अच्छा, एंकरिंग भी करते हैं आप? हाँ जी, सो हाँ, एंकरिंग भी करते हैं, गवर्नमेंट शोज़, कॉलेज के शोज़, और
एक्चुअली मैं आपसे अगर अपने दिल की बात कहूँ और सच्ची बात कहूँ तो लाइव आर्टिस्ट होना मुझे ज़्यादा पसंद है। Live मुझे artist, उसका स्टेज मजा ही पे है। काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आप यहाँ से कुछ बोलते हैं और वहाँ से कोई वाह वाह बोलता है तो कलाकार को उसका लगता मजा है ही कि अलग आज है। कमा लिया मैंने कुछ। हाँ, उसका मेरी मजा ही दो अलग है। बहुत ही फेवरेट लाइन्स है और मैं हमेशा बोलती हूँ कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि महफिल में कितनी जान है। ये लगभग मैंने हर स्टेज पे बोला होगा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि महफिल में कितनी जान है, ईमानदारी की एक ताली बजेगी तो भी कलाकार के लिए शान है। क्या बात तो जब आप स्टेज पे बोलते हैं, वो लाइव बोलते हैं और उधर से आपको लगता है कि हाँ मेरी बात आपके दिल तक पहुंच गई है, उससे बड़ा मोटिवेशन कह लीजिए या उससे बड़ा प्राइज कह लीजिए कुछ नहीं होता कलाकार के लिए। तो मुझे लाइव परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। फ्रॉम गवर्नमेंट शोज टू गवर्नमेंट मॉडरेशन, स्कूल होस्टिंग्स, ओपन माइक्स, ये सब कुछ ही करता है। तो मैम कोई ऐसा शो जो बहुत ही यादगार रहा हो आपके लिए? एक यादगार कह लीजिए उसे, या ऐसा कह लीजिए कि वो मेरी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर आया, या फिर हाँ एक मेरी थॉट प्रोसेस, एक थॉट ब्रॉगलिंग होता है ना कि आप कुछ सोचते हैं, आपको लगता है कि ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, और फिर कुछ ऐसा होता है आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसे भी होता है। तो मैं आज से 1-1.5 साल पहले की बात होगी, प्राउड पहाड़ी करके एक सोसाइटी है जिसके बच्चे ओपन माइक कर रहे थे। अच्छा, बच्चे ही हैं वो प्राउड हमारे यहाँ पहाड़ी? के। हाँ, प्राउड पहाड़ी की सोसाइटी है जिसके बच्चे ओपन माइक कर रहे थे, और जब वो ओपन माइक कर रहे थे तो मैं वहाँ एज अ गेस्ट इनवाइटेड थी। अब आप ये समझिए कि हम मैच्योर हो चुके, 2 बच्चों की माँ हूँ मैं, तो उसी तरीके की मेरा थॉट प्रोसेस है। एक सर्टेन मैच्योरिटी आ जाती है आपकी ज़िंदगी में, और आप कॉलेज गोइंग बच्चों के ओपन माइक में जब आप जाते हैं तो आपके दिमाग में ये होता है कि वो जनरली क्या पढ़ेंगे, आशिकी पढ़ लेंगे, इससे ज़्यादा क्या पढ़ पाएंगे भाई, ऐसे तो कुछ पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं है कि तुम बिन गुजारा नहीं, यूँ भी नहीं है कि तू नहीं तो कोई हमारा नहीं। मैंने भी यही सोचा था मजा आ रहा कि ऐसा ही कुछ वो पढ़ेंगे। फिर हम वहाँ बैठे और मैं हमेशा पॉज लेती हूँ क्योंकि जब याद करती हूँ तो आज भी ऐसा लगता है कि क्या ये हुआ था। उन बच्चों ने देशभक्ति से लेके पोल्यूशन से लेके क्या नहीं पढ़ा, और मुझे लगा ये बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या बात है। उस दिन विजयवाणी का जन्म हुआ। उस दिन मैंने अपने खुद का ओपन माइक शुरू किया। विजय मेरे फादर का नाम है। अच्छा। और एक जो पिता होता है वो अपनी बेटी को लिखाता है, पढ़ाता है, बढ़ाता है और फिर किसी और को सौंप देता है। बिल्कुल, है ना। एक कविता मैंने लिखी थी, अब वो तुम्हारे घर जाएगी। तो मतलब एक पिता अपने दिल से ये कहता है कि कभी कपड़े कभी जूते कभी अरमान बिखराए, मेरे घर में वो खेली थी कि जैसे चिड़िया चहचहाए, अपनी टेढ़ी मेढ़ी रोटियों से अब वो तेरा घर सजाएगी, मेरी लाडो अब तेरे घर आएगी। क्या बात तो है। जब तक वो बड़ी होती है, पढ़ती है, आगे बढ़ती है, तब तक वो दूसरे के घर चली जाती है। तो क्या आप ऐसा, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। और मुझे लगा कि अपने फादर को कुछ वापस ऐसा दे जाऊं, तो मैंने अपने फादर के नाम पे शुरू किया था, विजय वाणी। वाणी मतलब विजय वाणी, वाणी अल्फाज आपके। तो वहां से इस पॉडकास्ट ने जन्म लिया। 2 एपिसोड हम इसके कर चुके हैं, तीसरा एपिसोड ऋषिकेश में है। और सोच ये है कि अगर चमोली में बैठा भी कोई आर्टिस्ट है, कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई महिला है जिसे बोलना है, तो उसे पता है कि विजयवाणी मुझे स्टेज भी देगा, माइक भी देगा और ऑडियंस भी देगा। क्या बात है। यही प्लेटफॉर्म चाहिए होता है आजकल के बच्चों को, आजकल के लोगों को। और जो हमारा विजयवाणी 2 हुआ था, ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड का मोमेंट है। मैं कहूँगी ये जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। विजयवाणी 2 की एक कंटेस्टेंट थी, वो लेडी 76 ईयर ओल्ड थी। 76 ईयर ओल्ड लेडी वो थी, और उन्होंने स्टेज पे आके बोला कि आज मैं पहली बार अपनी कविता पढ़ रही हूँ। तो ये एक बड़ी अमेजिंग सी बात थी कि एक 76 ईयर ओल्ड लेडी हो, या फिर एक 17 साल की लड़की, वंशिका काला, कोई भी हो, वो स्टेज सबके लिए है। जो कलाकार है उसका वो स्टेज है। तो ऐसे बहुत सारे हिडन टैलेंट्स होते हैं मैम, जिनको ना एक बस प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, कोई खुद से सामने नहीं आता। ऐसे हमारे पॉडकास्ट में भी ऐसे 2-3 लोग आए हुए हैं जिन्होंने मतलब उनकी लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने सहा है, बहुत कुछ किया है, बट एक प्लेटफॉर्म उनको चाहिए होता है। फिर एक अंदर से जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना उनका, तो वो हाँ, तो हम फर्स्ट टाइमर्स हैं। हम 20 उन लोगों को बुलाते हैं जो पहली बार बोलना चाहते हैं, फिर वो बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। तो मैम जैसे अभी हम सुना है कि आपने राम मंदिर को कुछ बहुत प्यारी चीज़ें गिफ्ट करी है, आपने कुछ लिखा है राम मंदिर के लिए, और बहुत आई थिंक वो अयोध्या एंथम है, राइट। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी चीज़ है वो, और हमारे उत्तराखंड से आपने वो लिखा है, तो ये लाइक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। हाँ, क्योंकि मैं अभी न्यूज़ में भी देख रहा था, लाइक गुजरात से 108 फीट की अगरबत्ती गई है, नेपाल से एक शिला पत्थर गया है, तो वैसे ही हमारे उत्तराखंड से तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद नहीं बताऊंगा, मैम आपको बताएंगी कि हमारे उत्तराखंड से क्या गया है। तो मैम प्लीज।
तो पहली बात तो हमने राम मंदिर को कुछ गिफ्ट नहीं किया, राम मंदिर ने आके खुद ही हमें सनातन गिफ्ट किया है। और ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड देवों की भूमि, हम कहते ही हैं देवभूमि है ये, तो देवभूमि से हमारे दिल की गहराइयों से प्यार और प्रेम के साथ जो उस गाने के सिंगर हैं वो भी उत्तराखंड से हैं, और जो उस गाने के लिरिसिस्ट हैं वो भी उत्तराखंड से हैं। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल राम जी के चरणों में अर्पण करी है हमने। राम जी को लेकर बड़ी सारी चीज़ें, मतलब राम मंदिर वैसे भी आपका इट्स डाउन द हिस्ट्री, आप उसके साथ अपना नाम दर्ज कर लेते हैं हिस्ट्री में, तो एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। हम बहुत खुश हैं इस चीज़ के साथ। और एक उत्तराखंड, देखिए आप समझिए कि उत्तराखंड जैसे छोटे से स्टेट की एक छोटे आम लोग हैं हम, और हम ऐसा कुछ कर पाए, हम उनके लिए कुछ लिख पाए, और आज वो एक राम एंथम बन गया। बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की। ये हमारे लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए महिलाओं के लिए प्राउड की बात है कि एक आम महिला अगर ये कर पाती है तो फिर आप क्या नहीं कर पाएंगे। आप क्या कर पाएंगे? बिल्कुल, क्या बात है। तो मैम उसी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, उसी के बारे में थोड़ी बात करना चाहेंगे हम लोग। तो मतलब कैसे अप्रोच किया गया, आपने खुद अप्रोच किया या फिर किसी ने आपको अप्रोच किया इस चीज के लिए? देखिए इसमें दो कब से आप लिख रहे थे? हाँ, जब ये डिसाइड हो गया कि राम मंदिर बनेगा, और मैंने भी लिखना उस टाइम पे शुरू, ऑफिशियली ऐसे लिखना उस टाइम पे शुरू ही किया था। तो ये दोनों ही जने, जुबिन और सुमित, मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जुबिन और सुमित दोनों ही बैठे थे वहाँ पे, और जब मैं लिख रही थी तो ऐसे ही मैंने एक लाइन लिखी थी। मैंने कहा यार, लड़कियां, औरतें जो होती हैं वो बड़ी परफेक्ट इमेज रखती हैं लोगों की ज़िंदगी में, उनको गलती करने की इजाज़त नहीं होती है। तो मैं उससे डिस्कस करी थी, मैंने ऐसी एक लाइन लिखी थी कि करती हूँ मैं भी गलतियाँ, मैं भी कुछ गलत हूँ, कुछ हूँ तुम्हारे जैसी तो क्या अगर अलग हूँ। तो उसने बोला कि बहुत अच्छा, लेकिन एक काम कर, राम मंदिर बन रहा है उस पर कुछ क्यों नहीं लिखती है। सो इट वॉज बेसिकली सुमित हु केम टू मी विद दिस आइडिया कि राम मंदिर पे कुछ लिख दे, एंड देन दिस वॉज बॉर्न। और फिर हमने ये गाना लिखा, और आज आई थिंक 1-1.5 साल तक ये गाना डॉर्मेंट ही रहा। शायद उसका किस्मत थी कि उसने इस समय इस जगह इस तरीके से रिलीज होना था। फिर उसके बाद उसे पीएमओ में अप्रोच किया गया, और वहाँ उसे ये एक्सेप्टेंस मिली। जुबिन ने उसे गाया, म्यूजिक बनाया, और मैं इसका सिर्फ इतना ही क्रेडिट लेना चाहूँगी कि वो गाना मैंने बड़े प्यार से, बड़े मन से लिखा। ऐसा उसकी 2-4 लाइनें मुझे बहुत पसंद हैं, जैसे कि जब वो बनने लगा, तो जब उसका डॉम बना और जब उसका नक्शा पहली बार आया कि इस तरीके से बनेगा, तो ये कुछ लाइनें आई थी कि वो भव्य है, विशाल है, मर्यादा की मिसाल है, कण कण में जिसके राम है, हम उसके नन्हे बाल है, ये सूर्य का उदय है, ये कलयुग का है धिमन, धर्म की शिला पे नए युग का है निर्माण। तो इस तरीके से ये लाइनें बनती गई। इस गाने को पूरा होने में और इसको शेप लेने में 1-1.5 साल लगा। आई थिंक हाँ, 1-1.5 साल पूरा लगा। और उसके बाद भी ये होता रहा कि ये जाएगा, अप्रूव होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, बट आई वाज, मतलब पेशेंस पेड इट्स पाथ, कह सकते हैं कि हमने जो सब्र रखा उसका फल हमें मिला है। इस गाने की लाइनें भी हैं, सब्र का ये फल है, जीत का बिगुल है, कृष्ण की है बांसुरी, भोले का त्रिशूल है। तो ये इसकी लाइनें भी हैं, और अब सबके सामने है, बड़ा प्यार इसको मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं। इसी चक्कर में 2 लाइन में मैं भी बोलता हूँ, जैसे आपने मेहनत करी है, जिसका मन अर्ज है स्वागत, आइएगा। जिसका मन सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सही बात है, जिसका मन सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है, क्योंकि वो अपने दिल से करता है, पूरी मेहनत से करता है। और जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, देखिए एक बड़ी अच्छी लाइन है मेरी, और मैं इसे कहती हूँ कि रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ मोहब्बत भी है और जुदाई है, मंजिलें भी अच्छी होंगी शायद, लेकिन वहाँ तन्हाई है। तो आप जब आपका ये जो जर्नी होती है ना, जो आपका पाथ होता है, जो आपका रास्ता होता है चलने का, वही बहुत खूबसूरत होता है। तो ये सच्चे लोग होते हैं जिनके काम अच्छे इसीलिए होते हैं क्योंकि ये पूरी शिद्दत के साथ अपने रास्ते पे कंसंट्रेट करते हैं। ये इस चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं कि मंजिल तक पहुंचना कैसे है। मंजिल पे पहुंच के तो फिर दुनिया जान जाती है, फिर तो जीत का बिगुल है। और मैम हमने ये भी सुना है कि लाइक आप सीएम सर से आपको एक अवार्ड मिला था, गवर्नर साहब से, और सीएम सर ने काफी आपको लाइक एप्रिशिएशन दिया था उस पे। सीएम साहब तो हमेशा ही वुमेन सपोर्टिंग रहे हैं। ही हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी कल्चरल सपोर्टिव पर्सन। वो हमेशा ही उत्तराखंड के कल्चर को, उत्तराखंड की वुमेन को बहुत सपोर्ट करते ही आए हैं आज तक। उन्होंने हमेशा हमें भी बहुत सपोर्ट किया है, और शायद ये भी एक वजह है कि आज हम एक उत्तराखंड की आम लड़की इतना बड़ा गाना लिख पाई, और वो बीजेपी के हैंडल से आज नेशनल एंथम, राम एंथम भी बन गया है। ये भी एक रीज़न है। गवर्नर साहब ने हमें आर्टिस्ट एंड एंकर की कैटेगरी पे अवार्ड दिया था।
गवर साहब का एक शो मैंने किया था, उनको मैंने मॉडरेट किया था, वहाँ से उनसे पहली बार जान पहचान हुई थी। और उनकी ये बात है जो कि बहुत ही कमेंडेबल है, आप वो अगर एक बार आपसे मिल लेते तो आपको भूलते नहीं हैं। तो अच्छा, जब मैं ये शो हुआ, मैंने उनके साथ जब शो किया, तो उसके बाद मैं जब स्टेज पे चढ़ रही थी, वो मुझे अवार्ड देने के लिए खड़े थे, मैं स्टेज पे चढ़ रही थी। जब हम स्टेज पे, कोई भी कलाकार जो स्टेज पे होगा वो स्टेज को प्रणाम करेगा फिर ही चढ़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि वही सब कुछ है। उसी के लिए स्टेज है तब हम हैं, तभी हम हैं। हाँ। तो वो प्रणाम करता है, ऊपर जाता है। जैसे मैंने प्रणाम किया, उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि ये वही बच्ची है जिसने उस दिन ये सारी बातें बोली थी। तो मैं चंद्रयान का कुछ था, उसके ऊपर कुछ कविता थी, तो ये बोले ये वही बच्ची है जिसके शब्द में सरस्वती है, ये वही है। तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, उन्होंने इतने प्यार से अपनी वाइफ से मुझे मिलाया था। हाँ, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का अवार्ड था वो, एक्ट्रेस, वो मॉडरेशन के ऊपर मुझे दिया गया था वो अवार्ड। क्या बात है मैम। शो से ये वो आया कि याद की हमने सुना है कि जब आप शो पे आप परफॉर्म करते हैं तो लाइक आपकी एनर्जी और आपकी शायरी की बहुत तारीफ सुनी है मैंने। एनर्जी तो सर ऑडियंस की होती है। वो तो खैर एक आर्टिस्ट के लिए जो उसकी जो असली दौलत होती है वो उसकी ऑडियंस होती है, और तालियां ही उसकी सबसे बड़ी एनर्जी क्राउड में भी तो आर्टिस्ट ही पैदा करता है। बिल्कुल, एनर्जी जो होती है वो तो ऑडियंस से ही आती है, और दोनों तरीके की ऑडियंस होती है। मतलब जब आप बच्चों के बीच में जाते हैं, खासकर जब आप आजकल के बच्चों के बीच में जाते हैं, जैसे मैं जब भी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी होती है यूथ क्राउड में। जब आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं, जब आप किसी कॉलेज में परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी उस जगह पे उस समय होती है। और कॉलेज का बच्चा, एक 18-19 साल का, 20-21 साल का बच्चा अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पे होता है जब उसके पास सब कुछ होता है। सब कुछ इन द सेंस कि उसके पास गर्लफ्रेंड भी होगी, उसके पास करियर की चिंता भी होगी, उसके ऊपर डांटती हुई माँ भी होगी, उसके पास सब कुछ होता है। हमारी उम्र में आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमारी उम्र में आने के बाद आप पे जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती है कि बाकी सारी चीजें बैक स्टेज ले लेती हैं। लेकिन उस समय का बच्चा जो होता है, उसके पास हर चीज को एक्सप्लोर करने का, हर चीज में अपने को आजमाने का एक एरिया होता है। वो यंग होता है, ही हैज उसके पास जिंदगी ऐसा होता है। कॉलेज एक बच्चे को एक मर्द में, या एक बच्ची को एक औरत में कन्वर्ट करता है। आप जब जाते हैं तो आप 12th पास होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, 12वीं क्लास का बच्चा होता ही क्या, 16-17 साल का बच्चा होता है। और जब आप कॉलेज में पढ़ के बाहर निकल रहे होते हैं तो आप पे जिम्मेदारी होती है, बेटा शादी होगी, नौकरी कर ले, बेटा रोटी बनाना सीख ले, घर में क्या खिलाएगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ये कॉलेज में आकर ही होता है। तो जब आप कॉलेज में परफॉर्म करते हैं तो आपको हर तरीके का, आप जो भी चीज़ बोलेंगे उस तरीके का आपको सामने से रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि उनको लगता है ये मेरे बारे में बोल रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि दर्द ही सही एहसास तो रहेगा, तो मेरा ना सही तू खास तो रहेगा, तो कॉलेज का कोई ना कोई तो बच्चा ऐसा होगा ही जो सोचेगा कि ये बात मेरे लिए बोली गई है शायद। या फिर अगर आप स्टेज पे बोल रहे हैं कि सोचती हूँ कब कहाँ कैसे भला देखा तुम्हें, फिर याद आया कल मेरे सपनों में था वो तुम ही हो, तो भी कोई ना कोई होगा जिसे लगेगा कि ये तो मेरे लिए बोला गया है। और फिर रिलेट करते हैं बच्चे, रिलेट करते हैं, इसीलिए वो एनर्जी इतनी हाई होती है। और क्योंकि उनकी एनर्जी हम तक पहुंचती है एज एन आर्टिस्ट, इसलिए हम परफॉर्म कर पाते हैं, इसलिए हम उस लेवल से 2-3 घंटे लगातार बोल पाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा फेवरेट, आई थिंक, जिसपे मुझे सबसे ज़्यादा तालियां आज तक किसी भी स्टेज पे मिली हैं, और मुझे याद है मैं SGRR में परफॉर्म करी थी, और उसके बाद वरदान एक फंक्शन था उसमें परफॉर्म करी थी, तो वो बच्चे मुझे मेरी गाड़ी के गेट तक छोड़ने आए थे इस एक लाइन के ऊपर, ये मेरे हैंडल्स पे भी है कि वो लड़कियां हैं जनाब, वो लड़कियां हैं, वो लड़कियां हैं, वो घर किलकारियों के साथ आती हैं, हम लड़के हैं जनाब, हम जिम्मेदारियों के साथ ये सुन के लड़के खुश हो जाएंगे। ये लड़के सुन के, तो ये जो आपकी तालियों की एनर्जी थी, यही कॉलेज में होती है, और यही आपको माहौल को जिंदा रखती है। जी बिल्कुल। मैम एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे हर किसी का एक इंस्पिरेशन होता है, लाइक जैसे आप पोइटेस हैं, तो कोई आपका आइडल होगा जिसे आप फॉलो करते होंगे, फेवरेट पोएट आपका? गुलजार साहब। क्या बात है। अरे गुलजार साहब की 2 लाइनें थी, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई कि जैसे एहसान उतारता है कोई, और आईना देख कर दिल को तसल्ली हुई कि इस घर में हमको भी पहचानता है कोई। अरे वाह, क्या तो ये उनकी आवाज में उन्होंने बोला था। ये पुराने गाने में से किसी एक गाने की शुरुआत है, फिर गाना शुरू होता है। आप मेरा यकीन मानिए, मैं इतना काम कर चुकी हूँ, आज तक भी आवाज में वो गहराई, वो कशिश किसी और को मुझे नजर नहीं आई। पर जब उन्होंने बोला तो मुझे लगा हाँ ये होती है शायद, ये बनना है यार, ये जब ये बोले और रोंगटे खड़े हो जाएं तो ये बनना है।
तो गुलजार साहब और मेरे एक मेंटर हैं श्रीकांत श्री जी, उन्होंने पहली बार मुझे ये इनकरेजमेंट कह लीजिए या ये मौका दिया था कि मैं स्टेज पे बोलूं। जैसे विजयवाणी 20 बच्चों को मौका देता है, वैसे उन्होंने मुझे पहली बार मौका दिया था। तो ये दोनों जने मेरी ज़िंदगी में एक स्पेशल प्लेस लगते हैं। एक जिन्हें देख के मुझे लगा कि ये बनना है, और एक जिन्होंने मौका दिया वो बनने का, कोशिश करने का। तो यही दोनों। तो मैम एक वो कवि जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपको कौन ऐसे इंस्पायर करता है? एक लाइन याद आती है मुझे कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। सुन लो भाई, बुलाती है मगर जाने का नहीं। राहत इंदौरी साहब वो एक ऐसे कवि हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं लिखने के लिए, सोचने के लिए। वो आपको इंस्पायर करते हैं कि आप उनकी तरह बने, उनकी तरह लिख पाएं तो बड़ी बात होगी। क्या बात है मैम। लिखने से मुझे एक चीज़ याद है, जब आप लिखते हैं, जब कलम चलती है तो एनर्जी, जब आपको मैं वो एनर्जी मैं चाहता हूँ एक्सप्रेस करें, जब लिखती है तो आपको क्या फील होता है और आप कहाँ लिखना पसंद करते हैं? जैसे कुछ होते हैं, मैंने देखे हैं, जो मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं बॉम्बे में, वो लिखते हैं तो लाइक कहीं पहाड़ों में चले जाते हैं, पहाड़ों में लिख रहे हैं, कोई बीच किनारे लिख रहे हैं, हर किसी एक अपना होता है। आपका क्या फील है? बड़े फैंसी राइटर्स हैं वो। हाँ। मैं तो रोटी बनाते हुए भी लिखती हूँ। खाना बनाते हुए लिख देते हैं आप। देखिए ये तो ख्याल है, कभी भी किसी को भी आए। मुझे ये लगता है कि जिंदगी से ज्यादा, जिंदगी से बेहतर, जिंदगी से ज्यादा, जिंदगी से बेहतर कोई नहीं सिखाता। ये और बात है कि कुछ सीख लेते हैं, कोई सीख नहीं पाता। क्या बात। अरे वाह। तो वो तो आप चलते उठते बैठते हर जगह लिख सकते हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे ख्याल हैं जो बच्चे के साथ आते हैं, जो रोटी, जैसे आपने राम मंदिर की ही बात करी, तो राम मंदिर में राम के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो इंस्पायर करती हैं उनके बारे में लिखने में। ये कभी शायद आपने पता नहीं आपने सुना भी है कि नहीं है कि आप किन्नर समझते हैं? हाँ जी, Yes, ma'am. बिल्कुल। किन्नर समझते हैं। तो जो किन्नर होते हैं उनकी कहते हैं कि उनका आशीर्वाद फलता भी है, वो बर्बाद नहीं करते। कर देता है, मतलब उनकी वाणी में सरस्वती होती है। आपको पता है कि राम जी के आशीर्वाद से ही ये चीज़ हो पाई थी? अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा टाइम लेके, अब क्योंकि ये बात आ ही गई है तो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि जब राम जी वनवास के लिए जाते, जब राम जी वनवास के लिए जाते हैं और तो भरत सबको लेके अयोध्या, भरत जाते हैं उन्हें मनाने के लिए, तो अयोध्या से नर नारी जानवर सब लोग राम जी को मनाने जाते हैं कि आप जाइएगा नहीं, आप मत जाइए, आप वनवास मत जाइए। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि लौटे अपने घर को वो, लौटे अपने घर को वो, जो नर और नारी आए, किन्नर सोचे हम नर ना नारी, हम काहे को जाएं। अच्छा। तो किन्नर जाता ही नहीं, वो वहीं खड़ा रहता है। उसे लगता है मेरे लिए तो कोई आदेश ही नहीं आया है, तो मैं क्यों जाऊंगा। तो कई बरस बाद, बरस तो बीते काफी, तो फिर श्री राम लौट कर आए, देख प्रभु को किन्नर सारे, हर्षे और मुस्काए। तो जब उन्हें देखते हैं कि मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो भावुक होके लल्ला बोले, भावुक होके लल्ला बोले, अब मैं तेरे साथ, है मेरा आशीष न खाली जाए तेरी बात। तो ये उनका आशीर्वाद है किन्नरों पे कि उनकी कही हुई बात को वो फलती है आपको। तो राम जी के कितने रूप अलग अलग तरीके के हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो सभी जानते हैं, लेकिन ये भी उनका एक रूप है। तो ये भी जिंदगी की एक इंस्पिरेशन ही तो है। बिल्कुल। इंस्पिरेशन तो कोने कोने हर कण में है, आप उसे ले लीजिए या छोड़ दीजिए, वो आपकी चॉइस है। और एक राम जी की ये भी है कि एक जो राम जी का और लक्ष्मण जी का बॉन्ड था, ब्रदरहुड का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रदर की राम जी ने सिखाया जो बॉन्ड था, आजकल वो बॉन्ड बहुत कम मिलता है देखने में, बहुत रेयर होता है। हाँ बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली। आजकल जैसे भाई भाई में लड़ाई हो जाती है मैम, तो बहुत हर घर में ये सब देखा। इसके बारे में कुछ आप, उसके बारे में कुछ बताइए सर। ये तो समाज का देखिए, मैं अच्छा, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आजकल और तब में क्या फ़र्क है, तो अगर मैं आम शब्दों में समझाना चाहूँ तो तब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। राम जी और लक्ष्मण जी, भरत, ये सबका ही आपस में बॉन्ड था। ये एक इट वाज अ जॉइंट फैमिली, सब साथ रहते थे। ठीक है, ब्रदरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट, समबडी टू फॉल बैक ऑन। भाई एक बहुत पुरानी जितनी भी कहावतें जिंदगी में बनी हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई फैक्ट होता है। वैसी ही एक कहावत है कि खून खून होता है, पानी पानी होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ इस चीज़ को कि हाँ, आपके अपनी जो सिबलिंग्स होते हैं, आपका जो अपना ब्लड होता है, वो बोलता ही बोलता है। लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हुआ क्या है कि परिवार छोटे हो गए हैं, घर छोटे हो गए हैं, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। तो आजकल के इन छोटे से घरों में दोनों पेरेंट्स ज़्यादातर वर्किंग होते हैं, उनकी भी मजबूरियां हैं। भाई स्कूल की फ़ीस
300 रुपए से आज 3,000, 35,000, 3 लाख तक पहुंच 3 गई लाख है। तक पहुंच गई है। ठीक है, बच्चों के कॉलेज का एडमिशन 30-35 लाख तक पहुंच गया है। बिल्कुल। उसने अगर विदेश जाना है तो एक बार के उसके आने जाने का खर्चा ही 10-12 लाख होगा। लगा तो हर चीज आजकल एक फिगर बन गई है। फिगर सो बोथ द पेरेंट्स हैव टू वर्क टू मेक बोथ द एंड्स मीट। लेकिन ये जो ज़रूरतों का जो खेल है ना, इसमें जो जज्बात होते हैं वो कहीं गायब हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि आजकल भाई भाई में भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स या दिक्कतें आने लगी हैं। ये मेरा मानना है। माया। मैम हमने सुना अब जो शायरी मोहब्बत की शायरी आप बहुत बहुत बढ़िया बोलते हो। आशिकी। आशिकी सॉरी आशिकी की शायरी। जी मेरा फेवरेट कहिएगा कि जेनर या टॉपिक है आशिकी, क्योंकि आशिकी। मुझे लगता है कि बिना दिल तोड़े क्या आशिक। क्या मैं पर हम इसका पार्ट 2 हम जरूर रखेंगे इस तो हम मैम के साथ भी वाला पार्ट 1 रख रहे हैं, बट हम आशिकी वाले जो शायरी के ये पार्ट 2 हम मैम के साथ रखें, जिसमें मैम आशिकी सुनाइए, बारे मतलब में फ्री में शायरी सुनेंगे आप मुझसे। हमारी जनता खुश रहेगी मैम, हमारी ऑडियंस। लाइव बैठाइएगा फिर। लाइव आएंगे आर्टिस्ट हाँ, हैं हम हाँ, उसके लिए। हाँ मैम नहीं, लाइव नहीं। आएंगे। ठीक है, तो अब आप जब आशिकी की बात कर ही दी है तो फिर कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो क्या सुना है हम आपको, सुनिएगा। बिल्कुल। कि मोहब्बत का एक लम्हा, वाह कि मोहब्बत का एक लम्हा हमारे बीच भी गुजरा होगा। क्या कभी बात है। मैंने ना कहा होगा, कभी तूने ना सुना होगा। कोशिश की होगी खामोशियों ने बात करने की, कोशिश की होगी खामोशियों ने बात करने की। शिकवों के बादल ने सुनने नहीं दिया होगा। कभी मैंने ना सुना होगा, कभी तूने ना कहा होगा। मोहब्बत का एक लम्हा हमारे क्या बीच बात क्या बात है। मजा आ रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करने में, मन कर रहा है कि पूरी ऐसी सुनते रहे और आपकी शायरियाँ सुनते रहे। इतना मजा आ रहा है। मैम एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो जा रहे हैं आप मैम? आपको तो निमंत्रण आया होगा। हाँ, देखिए राम मंदिर के उद्घाटन के लिए राम मंदिर तक जाने की क्या जरूरत है, आप अपने मंदिर में ही चले जाइए। मैंने कहा ना कविता कि आप अगर गाना सुन रहे हैं तो उसी की लाइन है कि कण कण में जिसके राम है, हम उसके नन्हे बाल हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में अपने राम मंदिर में दिया जलाइए और आपकी अरदास ऊपर वाला सुन ले। क्या बात है। तो मैम एक लास्ट इस शो को लाइक पॉडकास्ट को खत्म करते हुए एक लास्ट जो यंगस्टर्स हैं, उन जो पोइट्री लिखते हैं उसके उनके बारे में लाइक आप क्या सेशन देंगे, क्या उन्हें आप राय देंगे, और एक एंड में प्यारा सा कोई एक शायरी बोलते हुए ये एपिसोड को ही समाप्त करिए आप। जो यंग लिखने वाले बच्चे हैं उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लिखते रहिए। ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी पंक्तियां जब लिखी जाती हैं तो उसमें से 2 शायरी निकलती है। तो अगर आप लिखते हैं तो आप लिखते रहिए, वही आपको बेहतर बनाएगा। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरों को पढ़ना, उन्हें सुनना और जो भी मन में ख्याल आता है उसे लिख लेना, यही बहुत ज़रूरी है। सुनिए, और हाँ ये बड़ी बात है और ये ज़रूर करिएगा कि आपको जहाँ भी माइक और बोलने का मौका मिले, माइक ना भी मिले, अगर 4 लोग भी बोलने के लिए मिलते हैं तो बोलिए। आप जितना अपनी शायरी को बोलेंगे, इट इज़ लाइक आप ऐसे समझिए कि जैसे किचन में अगर हम काम करते हैं तो आपके पास जो चाकू होता है ना, जब आपने कभी देखा किसी कैसे खट 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 काटते हुए, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आप रिफाइंड काट पाते हैं, उतना ज़्यादा आप रिफाइंड काम कर पाते हैं। हमारी माँ नमक मिर्ची का अंदाज़ा ऐसे ही लगा लेती है, हम टी स्पून और उसके हिसाब से करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने हुनर को लोगों के सामने पेश करेंगे, उतनी आपकी झिझक हटेगी, उतनी आपकी आवाज़ में बुलंदी आएगी और तुकबंदी आएगी। तो बोलिए ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है। पढ़िए, सुनिए और जो लिखते हैं उसे बोलिए। ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप कलाकार हैं। कलाकार हैं आप तो। और मैम एक और लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे आपने बताया विजय वाणी के बारे में, तो मैम उसका प्रोसीजर क्या है? अगर जैसे कोई हमारी ऑडियंस देख रही है, उसको अभी जुड़ना चाहिए, तो कैसे उसको हाँ जी, तो अभी 26 तारीख ही शायद डेट है, या फाइनल डेट मेरे हैंडल्स पे आ जाएगी। विजयवाणी 3 का एपिसोड होगा। बड़ा सिंपल सा होता है, अपने हैंडल्स पे, कैफ़ेज़ पे, हर जगह पे हम फ्लोट कर देते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सिर्फ 2 ही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आप पोएट होने चाहिए, यानी कि आप कलाकार होने चाहिए, और आपको बोलने की इच्छा होनी चाहिए।
अगर आपके अंदर ये 2 चीज़ें हैं तो आप हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, उसमें आपको कांटेक्ट करना होता है और उसके बाद फिर वो अपने आप डिटेल्स फ्लो हो जाती है। इट्स वेरी सिंपल। हम फ्लोट कर देते हैं, नाम, डिटेल्स, डे, वेन्यू सब कुछ फ्लोट हो जाता है। अच्छा। और अभी शायद 26 या 24 फरवरी में से कोई एक डेट होगी, जैसी कंफर्म होती है मेरे हैंडल्स पे फ्लोट हो जाएगी और फिर आप रजिस्टर कर लीजिए। And तो then उसकी you कोई are the रजिस्ट्रेशन participant. फीस होती है या फिर it's सर बड़ा free सिंपल for- फॉर्मेट है, मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि विजयवाणी कंपटीशन है, क्योंकि दैट ये इसी तरीके से फॉर्मेट में रहा शुरू से। तो आप 500 रुपये जमा करते हैं अपने, 20 लोग आप होते हैं, 20 into 500 इज 10,000 रुपीज़। वो 10,000 रुपये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज में बढ़ जाते हैं, 532। Wow. तो जो आप हमें देते हैं वो आपको वापस दे दिया जाता है। उसके सिवाय जितने भी प्राइजेस हैं, आपका फूड, आपका इन हाउस एंटरटेनमेंट, आपका चाय कॉफ़ी, सब विजयवाणी की जिम्मेदारी है। क्या जो आप इकट्ठा करते हैं वो आप ही का है। जो हाँ, तो भाई तेरा विजय तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। क्या तो आइए और खुल के विजयवाणी में आइए, पार्टिसिपेट करिए, जिसके मन है बोलिए वहाँ खुल के अपनी कविता एक्सप्रेस करिए। और मैम एक लास्ट कुछ कविता से आप अपना एंड करिए। तो एक उम्मीद के साथ इस पॉडकास्ट को अल्प विराम देते हैं, खत्म कर रहे हैं, शब्द नेगेटिव है तो एक अल्प विराम के साथ करते हैं कि हटती नहीं नजर रास्ते से, कि हटती नहीं नजर रास्ते से, कहीं गली से तुम गुजर न जाओ, दरवाजा खुला है मुद्दत से, शायद कभी तुम लौट आओ, शायद कभी क्या तुम बात लौट आओ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत सो मजा मच आया, मैम, मैम। Thank you हल्के so टॉक्स much. में आपको आने का बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया, पहली बार इस साइड पे होना कैसा लगता है ये महसूस हुआ। मैम एक छोटा सा गिफ्ट लाइक हल्के हाँ टॉक्स जी की मैम, तरफ से हल्के के टॉक्स की तरफ से, वुडीफाई भारत की तरफ से एक आपको। छोटा thank सा you so much. तोहफा है। आप बहुत शुक्रिया। चाहूंगा कि आप इसको खोले हमें फिर? अनबॉक्सिंग करिए आप इसकी। जनता दीजिए। आजकल तो YouTube में अनबॉक्सिंग के भी वीडियोस आते हैं ना। हाँ मैम, बहुत आते हैं। एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे, क्या है इसके अंदर, क्या है देखिए इसके बहुत अंदर। स्पेशल है। ये आपके लिए बहुत खास है। हम चाहते हैं आप जनता को भी दिखाएं। अच्छा एक सेकंड पहले हमसे हाँ खोल नहीं, देते आप हैं। खोल लीजिए। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत 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 सुंदर। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे वाह, बहुत 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 प्यारा है। राम और मंदिर। आजकल और इस मौके के लिए तो बिल्कुल इससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता था। जी मैम। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देख लीजिए और फिर हम खत्म करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो गाइस ये एपिसोड आज यही खत्म होता है। इस एपिसोड में बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पसंद ही आया होगा, बट ज़रूर देखिए। और इसका पार्ट 2 रखेंगे मैम के साथ, जो आपको बता दिया है आशिकी पे। तो सारे आशिक बने रखिएगा और कमेंट करो, सारे आशिक जितने दिल टूटे आशिक हैं और जो अजीना आशिक ठीक है। तो भाई लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और स्पेशल घंटा बजाना ना भूलना भाई। सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। बाय बाय, टाटा, जय लव श्री यू राम। ऑल। जय श्री राम।